चलिए, तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये सारी बुक्स के बारे में कुछ कुछ जाना, कुछ कुछ पढ़ा। आज जिस पुस्तक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है लिव लाइक अ फिलोसोफर। अब दोस्तों मैंने सोचा कि जब ये किताब, आज मैं आपको बता दूँ बाय द वे, 350 पेज की किताब है ये, और थोड़ी सी जटिल थी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ आसान करूँ। इससे पहले कि मैं पुस्तक के बारे में बताऊँ, मैं आपको 10 पॉइंट्स जनरल बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको मज़ा नहीं आएगा पूरा। पहले तो कोई बता सकता है रोम और ग्रीस कहाँ है? तो बेसिकली दे आर इन सदर्न यूरोप, ठीक है ना। सदर्न यूरोप में है। ये नीचे वाला अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर की तरफ मेडिटेरियन सी के आसपास। तो रोम ऑफ कोर्स अब तो इटली का भाग है, कैपिटल है, और ग्रीस को हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं। तो ग्रीस का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहा रोम पर। और आपको सबको पता होना चाहिए कि ग्रीक जो कल्चर था वो पहले डेवलप हुआ, और इन जनरल रोम कल्चर थोड़ा बाद में डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो पहले ग्रीस का दबदबा था, उसके बाद में रोम का दबदबा था। सो रोमन रिपब्लिक था 500 BC। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता है कि ईसा पूर्व वगैरह कहते थे, अब नहीं कहते हैं। अब कॉमन एरा से पहले और कॉमन एरा कहते हैं ना। बिफोर सी इज बिफोर कॉमन एरा एंड सी इज कॉमन एरा। तो जूलियस सीजर की डेथ जब हुई तब उसके बाद रोमन एम्पायर शुरू हुआ। उससे पहले तो ये सारा पूरा डेमोक्रेटिक था। आपको पता है डेमोक्रेसी रोम यहीं से शुरू हुई है। तो इट वाज द फर्स्ट वन, रोम वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप डेमोक्रेसी 500 BC। एंशिएंट ग्रीस वाज नॉट अ यूनिफाइड कंट्री, ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर होते थे सारे के सारे सिटी स्टेट्स। इनके 2 सिटी स्टेट्स बड़े गजब के थे, और वो थे एथेंस और स्पार्टा। ये दोनों सिटी स्टेट्स थे, दोनों ग्रीस के थे, लेकिन दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रहते थे। इनका काफ़ी झगड़ा होता था। ये तो मैंने आपको बता दिया। और स्पार्टन्स जो थे, यहाँ पर बच्चे सिर्फ वॉरियर ही पैदा होते थे। तो एथेंस में तो फिलोसोफर्स पैदा हुए और स्पार्टा में वॉरियर्स पैदा हुए। एनीवे, अब थोड़ी सी टाइमलाइन सुनाता हूँ, सोना मत, ठीक है। जान लो यार, क्या हो गया, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो ग्रीस के बारे में मैंने बता दिया, 2 बड़े सिटी स्टेट्स एथेंस एंड स्पार्टा। बैटल ऑफ मैराथन हुई, जिसके अंदर एथेंस ने पर्शिया को डिफीट किया। ये क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। पर्शिया ने वापस एथेंस को अटैक किया, लेकिन इस बार स्पार्टा, जो कि एथेंस का शत्रु था, इसने एथेंस की मदद करी, और इसने मिलकर पर्शिया को हमेशा के लिए हटा दिया। तो इसके बाद गोल्डन एज ऑफ एथेंस शुरू हो गया। एथेंस बड़ा हो गया, लेकिन स्पार्टा ने एथेंस को ज्वाइन नहीं किया। इनफैक्ट स्पार्टा ने कुछ समय बाद एथेंस के ऊपर कब्जा कर लिया। फाइनली मैसेडोनिया ने स्पार्टा को हरा दिया। अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया का वो था, उसने सारा ग्रीक एरिया कैप्चर कर लिया। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दें कि जो भी अलेक्जेंडर ने जीता वो बाद में सिर्फ ईस्टर्न तरफ गया। आपको पता है अलेक्जेंडर ने कभी भी रोम पर अटैक नहीं किया। रोम वाज ऑन द वेस्ट, सो अलेक्जेंडर वाज ऑलवेज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। कार्थेज ने 3 प्यूनिक वॉर लड़े रोमन के अगेंस्ट। कार्थेज ये यहाँ पे कहीं था, नॉर्थ अफ्रीका के इधर, ठीक है। तो इसने 3 बार लड़ा रोम से, तीनों बार हार गया। और उसके बाद में फिर रोम का बहुत बड़ा एम्पायर फैला। फाइनली कुछ समय बाद रोम एम्पायर फेल, पहले वेस्टर्न और फिर ईस्टर्न। चलो, तो दूसरा पॉइंट, ओलंपिक गेम्स। आप लोगों को किसी को पता है ओलंपिक गेम कब शुरू हुए? 1896 में नहीं, है ना। ओलंपिक गेम्स दोस्तों शुरू हुए 776 BCE। मतलब कितना हो गया, 3000 साल से भी ज्यादा, ठीक है। हर 4 साल में होते थे। प्राइज में क्या मिलता था? ये ऑलिव व्हील का ताज, ये पत्तियां मिलती थी ताज में, ठीक है। तो वहां का जो कंट्री, जो किंग, जो गॉड था ना, ज़्यूस, उसके उसमें वो बनाते थे। लेकिन बाद में जब क्रिश्चियन थियोडोसियस आया तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसको बंद करो। और फिर फाइनली इसको कुछ 11 सेंचुरी बाद बंद कर दिया गया। 11 सेंचुरीज तक ओलंपिक्स चले थे, और फिर वापस 1896 में एक नया स्टेडियम एथेंस में बना, फिर वापस ओलंपिक शुरू हुए। तीसरा पॉइंट, इसलिए मैराथन की बैटल इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग दौड़ते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है मैराथन को मैराथन क्यों कहते हैं?
और पता है मैराथन को, हाँ ऑफ कोर्स सोनी साहब को पता ही है, और मैराथन को 26 माइल्स कैसे हुआ? तो जब एक बार एथेंस और पर्शिया का लड़ाई हुई तो वो जगह थी मैराथन, मैराथन में लड़ाई हुई और एथेंस ने पर्शिया को हरा दिया, जबकि एथेंस के बहुत कम थे सिपाही। जब हरा दिया तो एथेंस ने, जब हरा दिया तो अपने एक मैसेंजर को भेजा कि यार तुम एथेंस जाओ और वहाँ पे बताओ कि हमने पर्शिया को हरा दिया है। और मैराथन से एथेंस की दूरी 26 माइल थी। ये बंदा दौड़ा 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 दौड़ा, उसने कपड़े वपड़े उतार दिए तब कि मैं थक ना जाऊं, गर्मी ना लगे, और दौड़ते दौड़ते वो वहाँ जाके पहुंचा और उसने कहा पता है हम लोग जीत गए, हमने पर्शिया को हरा दिया। और ये बोलते ही वो मर गया। हाँ दोस्तों, वो मर गया। उस मैसेंजर्स का नाम था फिडिपिडिस। और अब जब किसी को दौड़ते दौड़ते हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम मेडिकल डॉक्टर्स फिडिपिडिस सिंड्रोम कहते हैं। सो फिडिपिडिस सिंड्रोम का नाम उस फिडिपिडिस से पड़ा। और ये करीब 26 माइल का था जगह, लेकिन 26.2 नहीं था। ये कब हुआ? ये हुआ लंदन ओलंपिक्स में, आज से करीब 125 साल पहले। तब वहाँ की रॉयल फैमिली ने कहा कि भाई विंडसर कैसल से आपकी दौड़ शुरू हो रही है, व्हाइट सिटी पैलेस के अंदर यहाँ खत्म होना चाहिए जहाँ पे हमारा रॉयल बॉक्स है, ठीक यहीं पर खत्म होनी चाहिए। तो दैट वाज 26.2 माइल्स। तो एग्जैक्टली 1908 में लंदन ओलंपिक से मैराथन की जो रेस है वो 26.2 माइल्स की हो गई। लिखना कब शुरू हुआ दोस्तों? कब हमने लिखना शुरू किया? तो ये प्लांट था पेपिरस। पेपिरस के स्क्रॉल बनने शुरू हुए करीब 3 से 4 हजार साल पहले हिंदुस्तान में। अब ये ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन, ये बहुत पता नहीं है, लेकिन अधिकतर जो नेट के ऊपर देखने को मिलता है 1000 BC का है। तो आप मेरे पे प्लीज़ ब्लेम मत करना, मैं तो जो किताबों में और नेट पे लिखा है वही कह रहा हूँ। आपका तो नहीं जी 10,000 साल पहले थे वेद होंगे, मुझे नहीं पता। एनीवे, तो उसमें ऐसा लिखा है 1000 BC, और ब्राह्मी लिपि जो थी अशोका टाइम में 300 BC है। ये है ना, बहुत सारे इस तरह के स्क्रॉल्स बनते थे और वहाँ पे लाइब्रेरीज में रखे जाते थे। इन्हीं स्क्रॉल की वजह से हमें पता है कि उन लोगों ने क्या कहा। पार्थेनॉन, ये एक बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग गए हुए हैं पार्थेनॉन? हाँ, काफ़ी सारे लोग गए हुए हैं। तो पार्थेनॉन ग्रीस की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी, डॉक्टर CS थट्टे और दूसरे डॉक्टर्स यहाँ पर सब मौजूद हैं। और ये 2500 साल पुरानी इस तरह की बिल्डिंग अभी भी है। इसको ऊंचाई पे रखा ताकि दूर से ये दिखाई दे जाए। अलेक्जेंडर के बारे में आप लोगों को पता है, अलेक्जेंडर द महान, द ग्रेट, सिकंदर कहते हैं इसको हम लोग। तो ये जब 20 साल का था तब इसके पिताजी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद में इसने सबसे पहले पर्शियंस को हराया और उसके बाद में ईस्टर्न डायरेक्शन में गया। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये सब ईस्ट की तरफ चलता गया। ये यहाँ पर रोम को उसने कभी भी, इस तरफ है रोम, यहाँ पर कभी भी उसने अटैक नहीं किया, ये ईस्टर्न की तरफ ही दौड़ता रहा। लेकिन जब ये पोरस को इसने, जो करंट पाकिस्तान में है, वह उसको हराया, उसके बाद में इसके सैनिक थक गए, है ना। उन्होंने कह दिया भैया अब तो हमें ना आगे नहीं जा सकते। झेलम रिवर के आसपास ये था, और फिर रिवर ब्यास को तो ये क्रॉस ही नहीं कर पाए। ये रिवर ब्यास जो है, ये अभी पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के ऊपर आप ये इंडस रिवर देखते हो, ये है रिवर ब्यास। तो यहाँ पर पोरस की, ये सिकंदर की सेना ने कह दिया अब हमसे नहीं हो रहा है, इनके पास इतने सारे हाथी वाली सेना है, हम इससे नहीं कर सकते हैं। ये लोग लौट के आ गए। 2 साल बाद सिकंदर की डेथ हो गई, 3 साल बाद। You know, Alexander actually died at the age of 33 years. Most powerful leaders और kings अगर दुनिया के देखें तो ये लोग हैं, और हिंदुस्तान के ये लोग हैं, ये भी हिंदुस्तान का ही है, लेकिन इंटरनेशनली these are the most prominent leaders और kings. रोमन रूलर्स में अगर आप देखें ना तो जूलियस सीजर और ऑगस्टस। अब इन दोनों का भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे बड़े प्रोमिनेंट, पर थे बहुत अलग अलग। जूलियस सीजर तो एक तरह का तानाशाह था, यू नो, ही वॉज अ जनरल, आर्मी का बंदा था। वो अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करता था, पर राजा था नहीं। और शेक्सपियर ने उसके ऊपर बनाया अच्छा सारा नाटक, लेकिन वो नाटकीय है, वो सारा फैक्ट नहीं है। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन जूलियस सीजर्स। ऑगस्टस ऑफ कोर्स वाज पीस लविंग, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एंड वाज द फर्स्ट रोमन एम्परर। तो अब रोमन एम्पायर वापस शुरू हो गया था। तो पहले तो वो पूरा का पूरा एक थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन उसके बाद में ऑगस्टस बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द रोमन एम्पायर।
ये क्या है जी, एड टू ब्रूटे, है ना। यार तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा, जब उसके दोस्तों ने उसको मार डाला था ना जूलियस सीजर को, तो ये बड़ा फेमस सा एक डायलॉग हो गया। तो जब आपका खुद का ही दोस्त आपको दगा दे जाए तो फिर आप बोलते हो एड टू ब्रूटे। तो ये उस तरह का पिक्चर बना हुआ है। जब इसको मार रहा था ये जूलियस सीजर को, बड़े बेरहमी से मारा गया आखिरी में। तो रोमन एम्पायर खूब ट्रांसपोर्ट और जस्टिस और एजुकेशन से पैदा हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है इसी ट्रांसपोर्ट से वन ऑफ द रीजंस ऑफ फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वाज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से प्लेग फैला और बहुत सारा नुकसान हुआ उस देश का। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉल एंड रेनेसेंस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ग्रीक और रोमन कल्चर जो है 5th सेंचुरी में फॉल हो गया था, और करीब 15वीं सेंचुरी में वापस देयर वाज अ रिन्यूड इंटरेस्ट दैट स्टार्टेड फ्रॉम इटली एंड स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप। तो इसको रेनेसेंस कहते हैं। दोस्तों ग्रीक और लैटिन मतलब रोमन, लैटिन मतलब रोमन, इन शब्दों के उपयोग के बिना आप और हम एक दिन भी नहीं जी सकते। इतने सारे हम ग्रीक और रोमन लेटर शब्दों का रोज उपयोग करते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इंक्लूडिंग AM PM फॉर एग्जाम्पल, दैट इज। अब ये पुस्तक के अंदर जितनी भी हमने वो पढ़े फिलोसोफर्स, इसको कहा इन्होंने ग्रीको रोमन फिलोसोफर्स, लेकिन वो अधिकतर फिलोसोफर्स जो हैं वो कहाँ के हैं, ग्रीस के हैं कि रोम के? ग्रीस के हैं, दैट्स राइट। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जुलाई और अगस्त। आप में से किसी ने सोचा कि सितंबर का महीना 7वां क्यों नहीं है और अक्टूबर का महीना 8वां क्यों नहीं है? 10वां कैसे हो गया? अक्टूबर कौन सा होना चाहिए, तो फिर 10वां कैसे हो गया? तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। तो शुरू के अंदर जो रोमन कैलेंडर था वो 10 महीने का था, ठीक है, 10 महीने का। जनवरी फरवरी बाद में ऐड हुए, और वो भी आखिरी में। फिर बाद में किसी ने जनवरी फरवरी को शुरू में ऐड कर दिया, तो सारे के सारे 2-2 नीचे हो गए। अच्छा, जुलाई का नाम रखा गया जूलियस सीजर के नाम पर, और उसका एडॉप्टेड सन था ऑगस्टस, उसका नाम रखा, उसके नाम पे रखा अगस्त। अब यार ज़्यादा रोमन की सीनेट ने कहा कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को 31 का कर दिया, तो फरवरी का 1 हटा दिया। That is how July and August became 31 days each. So we see the shifted September, October, November, December out of their places. तो विजय सोनी साहब और धनराजू जी ये GST कमिश्नर हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये पुस्तक पिछली टॉक में उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। मैंने हिम्मत करके पढ़ने की कोशिश की। ये मैसिमो जो हैं अद्भुत व्यक्ति हैं। मेरी आदत होती है कि किताब को पढ़ता हूं तो उनके राइटर से भी बात करता हूं। मैंने इनसे प्रश्न पूछा, दोस्तों ये ग्रीक और रोमन की बात कर रहे हो, सारे के सारे तुम्हारे 13 के 13 जो आपने बताएं वो सब के सब ग्रीक हैं, और आपने इसके ऊपर आपने ये क्यों कर दिया है, रोमन कैसे ना डाल दिया? तो उन्होंने फिर मेरे को चिट्ठी का जवाब दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने ये भी कहा, अच्छा बच्चों को जरा एक माइक दे दें। तो दोस्तों हमारे पास एज यूजुअल कुछ को स्पीकर्स हैं। बच्चों आपको जब ये माइक का साइन दिखे तो आप समझ लेना कि आपको बोलना है, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी आपको ये बता दें, सोफिस्ट का मतलब क्या हुआ है कि आर्गुमेंट करने वाला बंदा। प्लाटो को बहुत ज़्यादा सोफिस्ट पसंद नहीं थे, ये मैं बाद में बताऊंगा। स्टोइक इज अ काम इनडिफरेंट पर्सन, तो थोड़ा सा मैंने आपको टर्म बता दिया है। और ये सारी की सारी चीज़ों पे उसने कहा, मैं डायोजीन्स को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने इतनी सारी चीज़ें लिखी थी, तो मैं आपको बता पाया। हाँ जी, It's even possible that combining aspects of various philosophies could be the best approach for you. हाँ, तो ये कहते हैं कोई एक फिलॉसफी हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपको कुछ कुछ फिलॉसफीज में से कुछ कुछ चीज़ें निकाल लो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फिलॉसफी पे आपको अटकना पड़े। तो अब मैं एक चीज़ और याद करा दूं, जैसे मैंने कहा ये सारे के सारे ग्रीक ही हैं, ये 13 इन्होंने फिलोसोफर्स पे बात करी है इस किताब में। तो एक तो याद कर लो दोस्तों, आज के आज स्पा, SPA, क्यों याद करा रहा हूं, कोई बताएगा? सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल, इसी सीक्वेंस में। तो सोक्रेटिस टीचर था, फिर प्लाटो उसका शिष्य था, एरिस्टोटल प्लाटो का शिष्य था। और अगर एक और ए लगा दो, कोई बताएगा एक और ए क्या है उसके आगे? अलेक्जेंडर वाज
प्यूपिल ऑफ एरिस्टोटल, करेक्ट। तो स्पा याद कर लो, है ना, उससे मेरे को अच्छा इजी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सोक्रेटिस, इसको सोक्रेटिस बोलना है, सोक्रेट्स नहीं बोलना है। सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया। ये मैसिमो ने मेरे को ईमेल का जवाब दिया, उसने कहा भरत यू आर, आई एम हैप्पी दैट यू आर एंजॉइंग द बुक, और मैंने ये क्यों नाम दिया, क्योंकि इसका भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन था। अब इन्होंने जो इसके नाम दिए वो अधिकतर तो इस किताब में है ही नहीं एनीवे, पर ठीक है, दैट वाज हिज आंसर। आई जस्ट गॉट दिस रिप्लाई 2 days ago, 3 days ago। तो दोस्तों ये अधिकतर जो फिलोसोफर्स इन्होंने बताए, मैंने ये भी नोट किया कि इन सब के साथ में बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई। ऐसा होता है, अच्छे लोग कई बार दुर्घटना के बाद बन जाते हैं, और कई बार अच्छे लोगों के साथ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और ये किताब के ये 4 पार्ट्स उन्होंने बताए। इन्होंने ना सीक्वेंस वाइज नहीं लिया है कि जैसे पहले पाइथागोरस हुआ, फिर सोक्रेटिस हुआ, फिर प्लाटो हुआ, ऐसे सीक्वेंस में नहीं लिया इन्होंने। इन्होंने लिया है, सीक्वेंस बना दिए, पोर्ट ऑफ प्लेजर, पोर्ट ऑफ कैरेक्टर, पोर्ट ऑफ डाउट। तो ऐसे ग्रुप किया है कि इनके पूरा फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी क्या था। तो प्लेजर वाले कौन थे, कैरेक्टर वाले या वर्च्यू वाले कौन थे, डाउट क्रिएट करने वाले कौन थे, संदेह, और फिर कुछ 3 उन्होंने बहुत शॉर्ट के अंदर ड्रैगन्स का नाम दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग जो 10 लोग हैं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब मैं शुरू कर रहा हूं किताब से, करें शुरू, चलो, गॉड ब्लेस यू। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा भूमिका बताई। देखिए किताब को तैयार करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किताब के अलावा मुझे दूसरी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। यूट्यूब पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ और सोचता हूँ कि कुछ रोचक तथ्य आपके सामने पेश करूँ। पहला है पोर्ट ऑफ प्लेजर, हेडोनिज्म कहते हैं इसको, हेडोनिज्म, है ना, सिर्फ खुशियों पे ध्यान, सिंपल प्लेजर एरिस्टिपस ने कहा, और अवॉइड पेन एंड स्ट्रेस एपिक्यूरस ने कहा। ये शुरू के 2 हैं 13 में से। तो उन्होंने कहा बाय नेचर एज किड्स वी ऑलवेज लुक फॉर प्लेजर, हाउ कैन वी गो अगेंस्ट द नेचर, ये तो हमारा नेचर ही है कि अच्छी चीजें हमें अच्छी लगे, ये उसका तर्क था। तो पहला उन्होंने एरिस्टिपस के बारे में बताया, सेरेनिक्स कहते हैं इन लोगों को, इमीडिएट फिजिकल प्लेजर, हेयर एंड नाउ, अभी क्या चाहिए, अभी क्या अच्छा है, बस ये का यही चीज चाहिए। एंड एनीवन हु एंजॉय, एवरीवन एंजॉयज द प्लीजिंग थिंग्स, बट कई बार हम डरे हुए होते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस चक्कर में आप नहीं एंजॉय करते हो, आप सबके सब हिपोक्रेट्स हो, ऐसा वो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, a person who just desires to accumulate things and wealth suffers from a sickness that they have not been aware of। सिर्फ जमा करना भी ठीक नहीं है, ये बीमारी है। We should possess things that provide pleasures but without being possessed by them। ठीक है, हालांकि उसका टीचर सोक्रेटिस था और उसको उसकी सारी बातें पसंद नहीं थी। तो आप अच्छा, फिर ना हर किताब के आखिरी में उन्होंने ये भी दे रखा है कि इस तरह से आप कैसे जियो। हर किताब, हर चैप्टर के आखिरी में इस फिलोसोफर की तरह से आप कैसे जी सकते हो, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज दी है, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है आपके सामने। यस, नेक्स्ट। Enjoy every little thing. या Enjoy every little thing that happens moment to moment in your life. Do not bother about future and social norms too much. गुड, थैंक यू। सो हेडोनिज्म एक डिफॉल्ट मोड होता है, लेकिन दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों ने कुछ ने पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेडोनिक ट्रेडमिल। ये कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके जीवन की खुशी एक लेवल पे ही रहती है। आप कुछ थोड़ा सा अचीव कर लोगे तो उछक जाओगे, थोड़ा सा हो जाओगे डिप्रेस हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आप उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो और बेस लाइन पे आ जाओगे वापस। ऐसा एक फंडा, अगेन डोंट लुक एट मी विद योर ब्रॉड आइज, मुझे डर लगता है, किताब में लिखा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हेडोनिक ट्रेडमिल। लाइफ टाइम निकाल देते हो आप और थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हो बस। तो पोर्ट ऑफ प्लेजर पे दूसरा कौन सा है, इपिक्यूरस। इपिक्यूरस ने क्या कहा, मेंटल प्लेजर इज बेटर देन फिजिकल प्लेजर। ये इपिक्यूरस और एरिस्टोपस दोनों कहते हैं प्लेजर, लेकिन ये इपिक्यूरस ने कहा मेंटल। उसने उसको दलील भी दी, उसने कहा आप देखो, अभी आप किसी को कोई अपराध कर देता है तो उसको मेंटल ट्रॉमा देते हो कि उसको चाबुक लगाते हो, चाबुक लगाते हो, इसका मतलब ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा इज वर्स। इसी तरह से इसका अपोजिट, तो मेंटल पीस इज बेटर देन फिजिकल पीस या फिजिकल प्लेजर। तो इस तरह से ये काफ़ी दलील देता था कि मेंटल पीस इज अच्छा। इसका ये भी कहना था डोंट फियर गॉड, डोंट वरी अबाउट डेथ। व्हाई?
बिकॉज वॉट इज गुड इज इजी टू गेट एंड वॉट इज टेरिबल इजी टू एंड्योर. जो अच्छा है वो मिल जाएगा और जो खराब है वो चला जाएगा. ये इसका फंडा था. इसके और प्रिंसिपल थे, फिजिकल डिस्ट्रेस नहीं हो लेकिन मेंटल ट्रैंक्विलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. मेंटल ट्रैंक्विलिटी, कोई डर ना हो, कोई अनफुलफिल्ड डिजायर आपको महसूस ना हो. तो उन्होंने कहा कि पीपल शुड विड्रॉ फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी. गुड लाइफ वॉज टू लिव इन ऑब्सक्योरिटी, सेटिंग असाइड द स्ट्रेस इंड्यूसिंग परस्यूट्स ऑफ वेल्थ, पावर एंड फेम. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर भी जो कि थोड़ा सा छुपे हुए रहना चाहते हैं. ही इवन कॉशन्ड अगेंस्ट मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रन. इन्होंने एक और चीज डिस्क्राइब की दोस्तों, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है. हमारे जीवन में 3 तरह की हमारी इच्छाएं हो सकती हैं. पहली ग्रुप है विच इज नेचुरल एंड नेसेसरी. दूसरा ग्रुप है नेचुरल बट नॉट नेसेसरी. और तीसरा है अननेचुरल एंड अननेसेसरी. अब ये देखिए, नेचुरल एंड नेसेसरी क्या है? रोटी कपड़ा मकान. नेचुरल बट अननेसेसरी क्या है? महंगा कपड़ा, महंगी रोटी, महंगा मकान. ये अननेसेसरी है. और अननेचुरल एंड नेसेसरी है वेल्थ एंड फेम. ऐसा इनका कहना है. ठीक है, नेचुरल एंड नेसेसरी, नेचुरल एंड अननेसेसरी एंड नेचुरल. यस जी, बिटिया जी. The fourfold remedy. आपको हिंदी पढ़ना आता है? पढ़ो. मृत्यु से क्या डरना, जब तक हम हैं मृत्यु नहीं है, जब मृत्यु है तब हम नहीं हैं. अरे वाह, वेरी नाइस. तो दोस्तों 4-fold रेमेडी है, टेट्रा फार्मेकोस. तो उसने 4 बताएं. नेक्स्ट. ईश्वर से क्या डरना, उसे हमारी दैनिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह तो इस ब्रह्मांड को चलाने में व्यस्त है. उसका ध्यान हम पर उतना ही है जितना हमारा हमारे घर में रेंगती चींटियों पर है. शायद आपको अच्छा ना लगे दोस्तों, लेकिन मैंने नहीं कहा, उसने कहा है. ऐसा बहुत दार्शनिकों ने कहा है. बहुत दार्शनिकों ने एक बात कही है कि द यूनिवर्स इज नॉट हॉस्टाइल, इट इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन यू. इट्स जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल डिजायर्स. वो हॉस्टाइल नहीं है, पर उसको अपने में मस्त है. यस, नेक्स्ट. जो भी हमारे लिए थोड़ा जोर से. हेलो. जो भी हमारे लिए वास्तव में अच्छा है वह हमें आसानी से मिल ही जाएगा. जो खराब हुआ है उसे हम आसानी से सह ही लेंगे. हाँ, तो ये 4 मंत्र उन्होंने बताए. अब देखो दोस्तों, जो खराब हुआ है उसे आसानी से सही लेंगे. ये इस पे आपको आपत्ति हो सकती है कई बार, लेकिन मार्कस ऑरेलियस, हाँ, तो दोस्तों ये एक रोमन एम्पायर था जो कि फिलोसोफर भी था, रोमन था. तो अगर आप मुझसे पूछो इतना पढ़ने के बाद, तो एक बंदा जो रोमन फिलोसोफर है वो सिर्फ यही है, मार्कस ऑरेलियस. इस पे भी हमने अभी कुछ रिसेंटली एक पिक्चर देखी, इसकी बीवी ने क्या धोखा दिया इसको. और एनीवे, सो मार्कस ऑरेलियस ने की जो पुस्तक मेडिटेशन हमने कवर करी है, आप में से कुछ लोग आए होंगे मेडिटेशन में, तो इसकी बड़ी अद्भुत पुस्तक है मेडिटेशन. ये एम्परर था रोम का, बड़ा फेमस. तो इसने भी अपने उसमें कहा, स्टोइक एम्परर था, कि पेन इज नीदर इंटॉलरेबल नॉर एवरलास्टिंग इफ यू बियर इन माइंड दैट इट हैज इट्स लिमिट्स एंड इफ यू हैड नथिंग टू इट इन योर इमेजिनेशन. हम लोग ना कहानी बनाते हैं और उस कहानी बनाने से हम अपने दुख को और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को कहानियां बनाना पसंद है. So a similar approach to pain management is found in the meditative practices of Eastern traditions like Buddhism. और CBT, डॉक्टर रमन शर्मा यहाँ पे हैं और भी सेक्रेटरीज यहाँ होंगे, तो ये लोग CBT में भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि भैया आप अपने डिस्टॉर्टेड थॉट से बचो. ये डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं कि आपने दर्द को और बढ़ा चढ़ाकर गलत तरीके से देखना या सोचना उस बारे में. तो अब ये इपिक्यूरियन की तरह से कैसे रह सकते हो, मिनिमलिस्ट होकर रह सकते हैं. डीक्लटर कर दो, डीक्लटरिंग. ठीक है, दैट वॉज पार्ट नंबर 2. नाउ वी कम टू पार्ट 3, दैट इज एरिस्टोटल. अब ये जो सेकंड पोर्ट है कैरेक्टर या वर्च्यू वाला, इसमें ये 4 हैं. तो ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर. अब हम इसको शुरू करते हैं एरिस्टोटल से. तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, कैरेक्टर या वर्च्यू, ये पहली बात तो समझ लो कि क्या चीज है. तो वर्च्यू मतलब क्या हुआ, गुण, सद्गुण. तो सद्गुण जो हैं ये हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है. ये इस पोर्ट का मतलब है. ये सारे के सारे लोगों ने यही बात करी. अब इनका ये कहना है बैलेंस में रहो. एरिस्टोटल का बैलेंस से क्या मतलब कि अंदर के गुण इंपॉर्टेंट है लेकिन बाहर की चीजें भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है.
अब बाहर की चीजें क्या हैं वो बताएंगे, पर दोनों इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बनाओ। एपिक्टेटस जो कि स्टोइसिज्म के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, इन्होंने कहा कि यार अंदर की चीज इंपॉर्टेंट है, बाहर की चीज सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंट है कि अंदर की चीज की मदद कर दे, उतनी बाहर की चीज लो। सो दैट वाज स्टोइक। डॉक्टर सिद्धांत जैन है यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर सिद्धांत जैन हमारे काफ़ी प्रिय कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि डॉक्टर रावत आई वांट टू कम टू लिसन टू द स्टोइसिज्म। फिर हिपार्किया थी, ये तो सिनिकल थी, ये कहती है बाहर जाए भाड़ में, बाहर की चीज़ों से तो और नुकसान ही होता है, मेरा कैरेक्टर और वैल्यू और ख़त्म हो जाती है, इनफैक्ट दे कम ऑन द वे टू स्पॉइल माई वर्च्यू। सो बाहर की चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं। तो इन्होंने कहा दोनों लो, इन्होंने कहा बाहर की चीज़ें कम लो, इन्होंने कहा बाहर की चीज़ें तो लो ही मत। प्लाटो ने भी कहा कि जस्टिस पे ध्यान दो, अगर आपकी लाइफ, अगर आपकी इसमें जस्टिस रहेगा सोसाइटी में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये इस पोर्ट में वर्च्यू और वाइस के ऊपर ही बात की, हम लोगों को वर्च्यू पे जाना है और इसी के ऊपर फोकस करना है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एरिस्टोटल ने कहा वर्च्यू प्लस एक्सटर्नल, एपिक्टेटस ने कहा वर्च्यूज प्लस लिटिल एक्सटर्नल्स, और हिपार्किया ने कहा वर्च्यूज आर इनफ, एक्सटर्नल्स गेट इन द वे। व्हाट आर द एक्सटर्नल्स? हेल्थ, एजुकेशन, वेल्थ, रेपुटेशन, ये हैं एक्सटर्नल्स। अब आप लोग विचार करिए, आपकी खुद के जीवन में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस कहाँ है, आप कहाँ अपने आप को पाते हो, कौन से एरिया में आप अपने आप को रखना चाहते हो? मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, ये मंथन करिए खुद ही, ऐसा ना हो कि हम है ना पहले वाले में पहुंच जाए, पोर्ट ऑफ प्लेजर, वर्च्यू की मतलब ही नहीं है। चलिए अरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं। तो अरिस्टोटल जो था, मैंने आपको बता दिया कि वो प्लाटो का शिष्य था, है ना, सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल प्लाटो का शिष्य था, और प्लाटो की एक एकेडमी थी जो बहुत फेमस रही है ना। व्हेन यू से एकेडमी, अगर आप सर्च करोगे तो एकेडमी का मतलब ही है प्लाटो की संस्था। प्लाटो ने जो संस्था कही खोली उसको एकेडमी कहते हैं। तो एकेडमी जो प्लाटो ने खोली थी, और जब वो एकेडमी, जब वो प्लाटो की डेथ हो गई, उसके बाद में लाइसियम करके अरिस्टोटल ने खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला था। और क्योंकि वो हमेशा चलते फिरते पढ़ाता था, तो उसकी जगह को भी कहते थे पेरीपोटास, पेरीपाटोस कहते थे उसको। और प्लाटो ने तो अपने शिष्य का नाम रख दिया था द रीडर, पढ़ता ही रहता है, इतना पढ़ता था अरिस्टोटल, बहुत पढ़ता था। अरिस्टोटल अपने गुरु के बारे में क्या कहता था दोस्तों, कि प्लाटो इज डियर टू मी बट सत्य मुझे ज्यादा प्रिय है। तो आप समझ लो कि उसकी प्लाटो से कई बार नहीं बनती थी। तो प्लाटो का, अब हमें ना बाद में बताएंगे आपको, प्लाटो की थ्योरी है एक फॉर्म्स की। वो प्लाटो का कहना था कि यार जो चीजें हमको दिख रही है वो सब नकली है, जो असली रूप है उसको फॉर्म कहते हैं, वो हमको दिख नहीं सकता है। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ये कहा जाता है, ये फोटो को इस तरह से माना जाता है कि ये प्लाटो है, ये अरिस्टोटल है। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो अरिस्टोटल कहता है जो भी है सत्य ऊपर ही है। प्लाटो इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, टाइमलेसली ट्रू, ब्यूटीफुल, द गुड विच माइंड कैन नो बट नॉट द सेंसेस। अरिस्टोटल कह रहा है नहीं, ये अर्थ में जो चीजें दिख रही हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का थोड़ा सा मतभेद था। अरिस्टोटल के जो दो पिताजी थे वो राजा के फिजिशियन थे। तो उस राजा ने कह दिया कि यार मेरे बच्चे को पढ़ाओ यार, ये तो है ना बिल्कुल सुनता नहीं है, शराब में ही डूबा रहता है सारे समय। तो अरिस्टोटल उस राजा के बच्चे का गुरु बन गया। उस बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। यस, तो वो दारू खूब पीता था, तो उसने उसको बताया भैया तुम मॉडरेशन में आ जाओ। तो अरिस्टोटल एक्चुअली इस तरह से उसने मॉडरेशन को हाईलाइट किया। तो उसने कहा कि वर्च्यू इज अ काइंड ऑफ मॉडरेशन, और एक ऐसा मीन लो जो कि ना इधर हो ना उधर हो। इसलिए इसको अरिस्टोटल ने नाम दे दिया द गोल्डन मीन। द गोल्डन मीन, गोल्डन एवरेज एक अलग चीज है, हाँ दोस्तों, उसको फिर आप अपन किसी और दिन डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोल्डन एवरेज, बट एनीवे दिस इज कॉल्ड गोल्डन मीन। तो वर्चुअस लाइफ ये कहते हैं चार तरीके से हो सकती है। या तो आप चाहते ही नहीं हो, जो कि हमने बात कर लिया, सेरेनिक्स जो होते हैं वो वर्च्यू चाहते ही नहीं है, या फिर आप के अंदर उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, या आप करते तो हो लेकिन स्ट्रगल करके करते हो, कॉन्टिनेंट,
या आप एफर्टलेसली अच्छे काम करते हो? अगेन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सोचिए तो कि आप कौन से ग्रुप में हैं। हम अच्छे काम करना ही नहीं चाहते, करना तो चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं, समय नहीं मिलता है, इच्छा शक्ति की कमी है, स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत कर लेता हूं, एफर्टलेसली कर लेता हूं। तो रोड टू गुड लाइफ इज थ्रू वर्च्यूज, रोड टू वर्च्यू इज थ्रू हैबिट विच इज एफर्टलेस। ये अपन ने जेम्स क्लियर, यस, या एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर में हमने पढ़ा कि हाउ हैबिट्स बिकम एफर्टलेस। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 तरह की फ्रेंडशिप बताई। आप सबके दोस्त हैं ना, बहुत सारे दोस्त हैं। अब जरा अपने उन दोस्तों को कैटेगराइज करने का समय आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला ग्रुप यह है जो कि फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी है, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ कोवर्कर्स हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपके साथ में कार्य करते हैं, दे आर कलीग्स हैं, दे आर फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। लेकिन क्या होगा कि जब वो जगह चेंज कर देंगे, थोड़े देर समय बाद आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। सोचिए आप अपनी पुरानी कंपनी के कितने सारे दोस्तों के साथ अभी भी संपर्क में हो, मे बी 10%, है ना, जो छोड़ के गए वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। दूसरा है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। वो कैसे? कॉमन हॉबीज हैं। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। आपको माउंटेन जाना पसंद है, मुझे माउंटेन। अब मेरा पैर टूट गया, मैं माउंटेन नहीं जा सकता, 10 साल बाद आप मुझे भूल जाओगे। सो दैट इज कॉमन हॉबीज। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटीज ऑफ फ्रेंडशिप है वो है फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू, जो कि आपको आपका आईना दिखा सके, जो आपको यह बता सके कि आपसे गलती कहां हुई। विचार करें दोस्तों, आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे कितने दोस्त हैं? एक तो सबके जीवन में है, राइट? इसके अलावा और कितने हैं जो आपकी गलतियां निकाल सके और गलतियां निकालने में जरा भी संकोच ना करें? चलिए, अरिस्टोटल की तरह कैसे जिएं? तो बेसिकली राइट डिजायर्स, राइट रीजंस, लॉजिक, साइंस, एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड गोल्डन मीन, यह है तरीका। मैंने सुना है इन्होंने बहुत सारे जानवरों पे डिसेक्शन भी कर डाले, खूब पढ़ने का शौक था इनको। अब बात करते हैं दोस्तों एपिक्टेटस, स्टोइसिज्म। तो अब हम आ गए ये चौथे नंबर पे। मैंने आपको बताया 13 हैं, आखिरी के 3 बहुत छोटे हैं, चिंता मत करिए, चौथे नंबर पे। एपिक्टेटस के साथ बड़ी जाती हुई स्लेव था, इसके मालिक ने उसको खूब मारा और उसकी टांग तोड़ दी बचपन में ही, जिंदगी भर लंगड़ा रहा। तो दिख रही ना बैसाखी इसकी। इस लंगड़े आदमी ने दुनिया को कैसे तहलका मचा दिया दोस्तों, बताइए। इस लंगड़े आदमी ने दुनिया को चलना सिखा दिया। ऐसा अद्भुत व्यक्ति था ये। इसने कहा The operations of the will are in our power. Not in our power are the body, the body's parts, property, parents, siblings, children, country, friends. इसने कहा कुछ चीजें आपके हाथ में पूरी तरह से, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह से तो आपके हाथ में नहीं है। इसका डिस्टिंक्शन करना हमको आना चाहिए। ये बहुत रेजिलिएंट थे, जैसे मैंने कहा, एंड ही न्यू हाउ टू रिस्पॉन्ड, ही वुड नेवर रिएक्ट, ही लिव्ड वेरी सिंपली। और मैंने आपको शुरू में बताया मार्कस ऑरेलियस जो थे, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे एपिक्टेटस से। तो एक्चुअली स्टोइसिज्म को इन 2 लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस। तो इनकी जो फिलॉसफी है वो रेजिलियंस की है और यूनिवर्सल कंपैशन की है। इनका यह कहना था कि लाइफ इज इन एग्रीमेंट विद नेचर। और ये भी कहते थे ह्यूमन के अंदर जानवरों से 2 चीजें अलग होती हैं। पहला कि ये रैशनल है, रीजनिंग कर सकते हैं, और दूसरा सोशल है। तो स्टोइसिज्म के बारे में आपको क्या बताना चाहता हूं, सबसे पहले यही चीज है, सम थिंग्स आर अप टू अस व्हाइल अदर्स आर नॉट। अप टू अस आर व्हाटएवर इज ऑफ आवर ओन डूइंग, हमारी ओपिनियन, डिजायर्स, वैल्यूज। नॉट अप टू अस आर व्हाटएवर इज नॉट कंप्लीटली आवर ओन डूइंग। और ये चीज यहां पर उन्होंने किताब में मेंशन करी। हालांकि सेरेनिटी प्रेयर 100 साल पुरानी है, एपिक्टेटस के टाइम की नहीं है सेरेनिटी प्रेयर, 125 साल पुरानी है, 1910 के आसपास। पर उन्होंने इस किताब में मेंशन किया है कि सेरेनिटी प्रेयर पे वही है, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीज़ों को मुझे बदलना है मैं बदलूं, इतनी सहन शक्ति दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता उन्हें स्वीकार कर लूं, और इतनी बुद्धि दो
कि ये तय कर लूं कि किसे बदलूं, किसे स्वीकार करूं. यस. Apply the rule. Is this up to me? If yes, then let's focus our attention on it. If not, if no, then let's take it for what it is and not bother about it. That is what is a simple way how you can live like a stoic. जो हाथ में है उसको कुछ करिए, जो हाथ में नहीं है उसको छोड़िए, पर ये तय कर लीजिए क्या हाथ में है क्या हाथ में नहीं है. हाँ, अब आ गए सिनिकल. हिप्पार्किया, खतरनाक लेडी थी ये. इसकी कहानियां हैं पर मैं ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं. उसने बहुत अच्छे तरीके से जो लोग इसको इंसल्ट करते थे एज अ लेडी, उनको ये बदले में बहुत अच्छा इंसल्ट करती थी. उसको एक ने कहा पार्टी के अंदर, अरे तुम महिलाओं को घर पे नहीं बैठना चाहिए, पार्टी में क्या कर रही हो? तो कहती है ये क्या रीज़न हुआ? तो मैं तुमको रीज़न बताती हूँ. उसने उसको कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई काम तुम कर सकते हो और वही काम मैं करूँ तो क्या मेरा गलत होगा करना? तो वो कहता है नहीं, जो मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकती हो. अच्छा एक बात बताओ, तो तुम खुद को मार सकते हो, ऐसे कर सकते हो? तो बोले हाँ. तो फिर उसने आके उसको मारा. कहती है कि देखो मैंने भी गलत नहीं किया, तुमने मारा मैंने भी मारा. तो इस तरह के जवाब देती थी, तर्क वितर्क. और इसकी शादी हुई क्रेट से जो काफ़ी बड़ा था, वो भी सिनिकल था. फेमस टू रिप्लाई ब्लंटली इन फेवर ऑफ इक्वल राइट्स एंड एजुकेशन टू वुमेन. शी वॉज द वुमेन फिलोसोफर. और ये इसका ये कहना था, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कि पैसा और समृद्धि तो रास्ते में आते हैं, जो एक्सटर्नल हैं उनको छोड़ो, ये आपको बर्बाद कर देते हैं, रास्ते में आते हैं. तो जो लोग भगवान से पैसा और प्रसिद्धि मांग रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है वो क्या मांग रहे हैं. ऐसा उसका कहना था. हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. सोशल कन्वेंशंस. तो यहां पर पुस्तक ने लिखा है दोस्तों, सोशल कन्वेंशंस में या नॉर्म्स में हम डूब जाते हैं. मतलब हम सोचना ही बंद कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. इतने ज्यादा हम हिप्नोटाइज होते हैं, हम सभी होते हैं ना, कंडीशन हो जाते हैं. तो उसके ऊपर एक बहुत फेमस कहानी है, एक टॉक का भाग है. कोई बताएगा किसका था ये? है ना, बहुत फेमस है ये. तो देखो इसमें लिखा है, दीज सोशल नॉर्म्स आर आर्बिट्ररी, अनयूजफुल, समटाइम्स इवन हार्मफुल. वी स्पेंड आवर लाइफ्स एंटेंगल्ड इन दीज नॉर्म्स एंड दे कैन बी हार्ड टू सी. हो सकता है हमें दिखे ही ना ये सोशल नॉर्म्स. तो बहुत फेमस डेविड फॉस्टर वेलेस की एक स्पीच थी, शायद अफ्रीका में कहीं, ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक टॉक दे रहे थे दोस्तों. और उस टॉक के अंदर उन्होंने कहा कि सोशल नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो. और क्यों नहीं करो? उन्होंने कहानी सुनाई कि एक मछली थी, बड़ी मछली थी, उसने दो छोटी मछलियों से पूछा, अरे पानी कैसा है आज? तो जब वो चली गई तो एक मछली ने दूसरी मछली से कहा, ये पानी क्या होता है? पानी में डूबे हुए, दिन भर पानी में ही है, तो पानी क्या होता है ये कैसे पता? अब ये कहानी जब मैंने पढ़ी इस किताब में, तय दिया है. आपके मन में प्रश्न आया, मेरे मन में तो आया. और ये प्रश्न था कि वो बड़ी मछली को कैसे पता था पानी क्या है? मैंने इसके ऊपर खोज करी, मैं तो खोजी हूं. मैंने इसको भी चिट्ठी लिखी राइटर को, राइटर ने जवाब नहीं दिया. फिर मैंने खोज करी नेट पे, इसका पूरा निकाला और पूछा, हाउ डिड द एल्डर फिश नो व्हाट इज वाटर? जवाब आ गया उसका. उसका जवाब आया कि वो शायद कहीं बाहर गई हो और उसको किसी बच्चे ने देख लिया हो, छटपटा रही हो, और बच्चे ने वापस पानी में डाल दिया हो, तब उसको पता, ओ ये पानी था, इसलिए मरी नहीं. तो हाँ, पानी ढूंढने गई थी, करेक्ट. तो जब आप किसी चीज में हम पूरे डूबे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं. तो दोस्तों ये है ना, आंखें खोलने की चीज है कि हमें बीच बीच में आंखें खोलने की कोशिश करना चाहिए कि क्या सब मैं सम्मोहित होकर तो काम नहीं करे जा रहा हूं. सबके सब हम लोग सम्मोहित तो नहीं है, कहीं है ही. एक्चुअली उसका उत्तर है 100%. पूरा सम्मोहन से बाहर निकलना शायद मुश्किल भी है. सिनिक्स हमेशा सस्पिशियस रहते हैं दूसरों के लिए. सालों में जरूर कुछ होगा, इसका मतलब यार भरत रावत रोज हर बार क्यों करता है यार ये काम? कुछ ना कुछ तो होगा, ये जरूर अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कर रहा होगा. तो ना, यू ऑलवेज आर सस्पिशियस ऑफ पीपल्स मोटिव्स, है ना. ये तो स्टोइक से एक कदम क्या 4 कदम आगे हैं. हाँ, एक और कैरेक्टर है, इसको उन्होंने फिलोसोफर के रूप में किताब में इंक्लूड नहीं किया है, पर डियोजीन्स जो था एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आपको मैं ना बताऊं तो मुझे अफसोस होगा. थोड़ा जान लो. हाँ दोस्तों, वो एक जार में रहता था, ऐसा कहा जाता है, जार में रियली. और वो तो इतना ज्यादा उद्दंड था कि उसको ऐसा लगता था मुझे बाहर की चीज की कोई जरूरत नहीं है. वो इनफैक्ट एक ऑनेस्ट मैन को
लालटेन से दिन में लेके घूमता था, इसके लिए कहा जाता है कि दिन में वो लालटेन लेके घूमता है कि कोई मुझे ऑनेस्ट आदमी मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। सो अगर आप नेट पे जाके ढूंढोगे ना कि लैंटर्न टू सर्च एन ऑनेस्ट मैन, देन यू विल फाइंड डियोजेन्स। पूरी की पूरी कहानी है इसकी। इसका ये मिशन था कि मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि ये जो करेंसी आपके पास है ये फेक करेंसी है, बिल्कुल फेक है। इस करेंसी को उठा के फेंक दो। आई वॉन्ट टू गेट द फॉल्स कॉइन आउट ऑफ द सर्कुलेशन। प्लीज लिव ओनली अ सिंपल एंड नेचुरल लाइफ एंड डोंट फॉलो एनी नॉर्म्स। दिस वॉज डियोजेन्स। बेटा आप ये माइक उधर दे दोगे, आप बेटिया आप इधर आ जाओ। हाँ, तो प्लाटो ने क्या कहा? प्लाटो ने कहा भैया डियोजेन्स तो है ना, सोक्रेटिस पागल हो जाए तो डियोजेन्स बनेगा। सो डियोजेन्स इज सोक्रेटिस हु हैज गॉन मैड, रियली मैड। किस तरह से? अब हम देखें कि आपको हिंदी कितनी आती है। हाँ जी करिए। प्लाटो ने क्या कहा? अगर तुम राजा के दरबार में गए तो होते तो तुम यहाँ सलाद नहीं धो रहे होते। यस मतलब ना एक बार सलाद धो रहा था। कौन? डियोजेन्स। तो प्लाटो ने कहा बे तू ये क्या कर रहा है, तू राजा के उधर गया होता ना तो सलाद नहीं धोने पड़ते। तो उसने क्या जवाब दिया? और तुम सलाद धो रहे होते तो तुम्हें उस जुल्मी राजा के दरबार में बेइज्जत होने नहीं जाना पड़ता, तुम तो चापलूसी करने गए हो वहां पे। इससे तो बेहतर है कि मैं सलाद ही दूं। ये था डियोजेन। और एक और किस्सा। हाँ जी। सिकंदर महान सिनोप के दार्शनिक डायोजीन्स से मिलने गए। उन्होंने पूछा मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? फिलहाल तो रास्ते से हट जाओ, जरा धूप आने दो। ये था डायोजीन्स। रास्ते से हट जाओ, धूप आ रही, क्या खड़े हो गए बीच में आके? सिकंदर इतना बड़ा, उसने इसके देश को ही हरा दिया था और इसके देश को हराकर ही सिकंदर उसके पास पहुंचा। आई एम सॉरी, मैंने आपके देश को तबाह कर दिया, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, धूप आने दो यार। एक और चीज डायोजीन्स हमेशा कहते थे, हालांकि ये चीज सोक्रेटिस के लिए भी कही जाती है। उनसे पूछा कि तुम कहां के नागरिक हो? उन्होंने कहा विश्व का, विश्व का नागरिक हो। तो दोस्तों दिस इज हाउ ऑफन वी थिंक इट इज, बट दिस इज हाउ इट इज, है ना? वन प्लैनेट वन होम। इसने किताब में लिखा है दोस्तों, नेशनल बाउंड्रीज आर आर्बिट्ररी इरेशनल, नेशनल आइडेंटिटीज आर द रिजल्ट ऑफ चांस। आप में से मुझे विश्वास है कि ये सभी लोग नहीं मानेंगे, पर है दोस्तों, ये चांस की बात है कि आप सीमा के इस पार पैदा हुए हैं, और ये चांस की बात है कि अगले जन्म में आप सीमा के शायद उस पार पैदा हो जाएं। और क्या चांस की बात है कि जो इस तरह के नारे आप आज लगा रहे हैं उसके अपोजिट नारे आप कल लगाएंगे। बहुत चांस की बात है दोस्तों, खौफनाक बात है, शायद हकीकत है। तो कॉस्मोपॉलिटिज्म को अब यूनाइटेड नेशन किसी तरह से ऑर्गेनाइज को कमी पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन कितना अधूरा, कितना कमजोर होकर। क्या हम सिनिक की तरह से जी सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना, इट्स नॉट इजी। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो सोशल नॉर्म्स ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो हम फॉलो करते हैं, जितना इतना जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई बता सकता है अभी कि कौन सा ऐसा सोशल नॉर्म है जिसको हम पूरा ना करें तो भी चलता है? जनक दीदी तो पूरा लेक्चर दे सकती है इस टॉपिक पे। हाँ, शादी करना। अरे अच्छा, मुझे लगा शादी का कचरा, पर शादी करना ठीक है, ग्रेट, ठीक ही है। आई थिंक आई एग्री एनीवे। और कुछ और ऐसा सोशल नॉर्म जिसके बिना भी काम चल सकता है? हाँ जी, देयर इज नो विडो। यस, देयर इज नो विडोइज्म। हाँ, हाँ मतलब फॉलो तो करो, लेकिन उसके अंदर फिर गड़बड़ मत करो कि फलाहार ज्यादा खा लिया। हाँ जी डॉक्टर साहब, कोई नॉर्म? हाँ, खाना जबरदस्ती खिलाना, खाना नहीं खिलाना, जबरदस्ती खिलाना, दैट्स राइट। एनीवे दोस्तों, अब हम पहुंच गए प्लाटो पे। क्या अद्भुत व्यक्ति थे प्लाटो भी, है ना? चलिए बात करते हैं प्लाटो के बारे में। तो इन्होंने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि भैया अगर दुनिया में शांति और सुख चाहिए तो या तो रूलर्स बन जाएं दार्शनिक, या दार्शनिक बन जाए रूलर्स। दो ही तरीके हैं दुनिया में शांति लाने के, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि इनका यह कहना था कि समाज की सारी बुराइयां अन्याय से होती हैं। अगर अन्याय खत्म कर दो, सबके साथ ठीक बर्ताव हो, तो समस्याएं बहुत कम हो जाए।
इनजस्टिस इज द रूट कॉज ऑफ फाइटिंग. अच्छा, आपको ये सब पता है ना, डायलॉग्स. जब भी आप डायलॉग सुने तो ये याद कर लें कि प्लाटो के द्वारा लिखी गई चीजें, कुछ लोग कहते हैं 23 है, कुछ कहते हैं 25 है, कुछ कहते हैं 41 है. तो पुस्तकें जो प्लाटो ने लिखी सारे के सारे अधिकतर सोक्रेटिस के टीचिंग्स हैं. सोक्रेटिस ने खुद ने कुछ नहीं लिखा, प्लाटो ने लिखा अपने डायलॉग्स में. तो सारे सोक्रेटिस की चीजें डायलॉग्स के रूप में हमारे सामने हैं इस वक्त. ये पेपिरस स्क्रॉल्स में डायलॉग्स. अब इनकी भी आपस में बातें होती थी, है ना. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस पुस्तक के ऐसे अंश आपके साथ जरूर बताऊं कि आपको इस पुस्तक को देख के ऐसा ना लगे कितनी बोरिंग पुस्तक है. प्लाटो ने कहा कि दोस्तों के साथ हमें बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए और दुश्मनों के साथ तो हमें बहुत ही बुरा बर्ताव करना चाहिए. सोक्रेटिस ने कहा, पर तुम्हें यह कैसे पता है कि कौन असली दोस्त है और कौन असली दुश्मन है? क्या पता उसकी दुश्मनी में दोस्ती छुपी हो और तुम्हें वो दुश्मन लग रहा हो. और इसका उल्टा भी हो सकता है. एक और चीज, प्लाटो ने कहा, अरे यार, किसी से कोई चीज उधार ले लो तो उसको वापस भी करना, जरूर करना. प्लाटो ने सोक्रेटिस ने कहा, नहीं, हमेशा नहीं. ये कैसे नहीं, इसको गलत बताओ. तो सोक्रेटिस का तो काम ही ये था कि वो घुमा घुमा के वार करता था. सोक्रेटिस ने कहा, अच्छा ये बताओ कि फर्ज करो कि एक आदमी से तुमने चक्कू उधार लिया है. डॉक्टर रमन, आपके लिए चक्कू उधार लिया, चक्कू. और जब उसको लौटाने का समय आया तब तक वो आदमी डिप्रेशन में चला गया था. अब क्या उसको चक्कू लौटाना उचित होगा? इसलिए सोक्रेटिस ने कहा, नॉट ऑलवेज. और ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जैक्टली यही चक्कू वाला. अब दोस्तों, ये थोड़ी कठिन चीज है, समझ लो उसको, क्योंकि मेरे को टाइम लगा समझने में और मैं उससे बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं. ये बहुत फेमस एक है ना, उसने एलेगोरी बताई प्लाटो ने फॉर्म्स की, बहुत फेमस है. इसमें उसने बताया वस्तुएं अपने पूर्ण रूपों की अपूर्ण प्रतियां हैं. नींद आ रही है क्या पढ़ के? वस्तुएं अपने पूर्ण रूपों की अपूर्ण प्रतियां हैं, मतलब जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं. अब इसको और समझो, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं. कैसे? इन्होंने बताया एक गुफा है, ये हमारा जीवन है. इस गुफा के अंदर ये जो प्रिजनर्स हैं, ये हम बैठे हैं, दिख रहे हैं ये बैठे हुए, है ना. ये बेस्ट पिक्चर थी जो मैं नेट से निकाल के लेके आ पाया. ये प्रिजनर्स हैं जो हम लोग हैं, और ये दृश्य है जो हम देख रहे हैं दुनिया में. लेकिन ये दृश्य क्या है दोस्तों? पीछे आग लगी है और आग के सामने कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और इनकी शेडो यहां पड़ रही. समझ गए पूरी कहानी? अब देखो, बिना सोए सुनो ध्यान से. द केव रिप्रेजेंट्स आवर एवरीडे लाइफ एंड रियलिटी. हम लोग जो हैं वो प्रिजनर्स हैं इस गुफा के अंदर बैठे हुए. सारी जिंदगी जो सामने दृश्य दिख रहा है, हम उसी को रियल लाइफ ट्रूथ मान लेते हैं. हम माइंडलेसली कंफर्म कर लेते हैं जो सोसाइटी ने बताया, जो भी शेडो दिख रही है उसी को हम वास्तविकता मान लेते हैं. इस दुनिया में इस तरह से कभी भी सत्य तो हमको दिख ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो पीछे है. और क्योंकि हमें कुछ भी और नहीं दिख रहा है तो हमको तो अपनी चेन्स भी पसंद आने लग जाती है, हम बाहर जाना भी नहीं चाहते. इनफैक्ट इन्होंने ये कहा दोस्तों, इन प्रिजनर में से एक ने हिम्मत करी और चेन तोड़ के वो बाहर चला गया, और बाहर जाके उसने देखा, अरे ये तो शेडो थी, मैं जाके सबको बताता हूं कि ये तो सब शेडो है, तुम सब मूर्ख हो, अपने को बाहर निकल के देखना चाहिए. जैसे वो अंदर आया, सब लोगों ने उसको मार पीट के मार दिया, क्योंकि ट्रुथ किसी को पसंद नहीं है. सारी जिंदगी मैंने खराब कर दी, ये सुनना किसी को पसंद नहीं. As much as the prisoner was freed from the cave and he saw the sunlight for the first time, nobody likes it. After all, truth is always hurting. So ये इस कहानी है प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया. तो ये कहते थे फॉर्म्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. फॉर्म्स आर कॉन्सेप्ट्स and they are knowable only through mind. Physical objects are imperfect copies or imitations. लेकिन मैंने आपको बता दिया, एरिस्टोटल प्लेटो की इस सिद्धांत से पूरा सहमत नहीं था. एरिस्टोटल ने कहा दोनों इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, प्लेटो की एकेडमी थी जो बहुत फेमस थी. एरिस्टोटल इसी एकेडमी में पढ़ता था 20 साल. बाद में उसने लाइसियम करके अपना खुद का खोला, और दोनों लाइसियम और एकेडमी को खत्म कर दिया गया था करीब 86 BCE में. प्लेटोनिज्म बाद में दोबारा रिवाइव हुआ
ये भी आपको बता दूं, करीब 700 साल बाद प्लेटो के मरने के, तो दैट इज कॉल्ड न्यू प्लेटोनिज्म। इसके ऊपर हम आखिरी में बाद में चर्चा करेंगे ब्रीफली। तो प्लेटो के मरने के बाद 700 साल बाद प्लेटो की टीचिंग्स को दोबारा रिवाइव किया गया था। इनफैक्ट यही नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेनेसेंस, जो मैंने बताया, जो कि 15वीं सेंचुरी में वापस हुई। तो प्लेटो की 2 बार रिबर्थ हुआ, एक्चुअली 2 बार, प्लेटो के मर जाने के 700 साल बाद और उसके बाद करीब 1000 साल बाद वापस, करीब 15वीं सेंचुरी में। अब दोस्तों हम आखिरी के इंपॉर्टेंट चीज में आ रहे हैं, पोर्ट ऑफ डाउट, संदेहवादी। हर चीज पे संदेह करो, विश्वास ना करो, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, किसके हाथ में माइक है? We human cannot be certain about anything. We have to contend with tentative conclusions. It need an amount of humbleness to accept the ignorance. इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। शायद ऐसा ठीक ही हो, ये कौन कहता है दोस्तों? हम तो ताल ताल ठोक के हर बात कहते हैं, अरे साला वो तो ऐसे ही है, अच्छा उसने ऐसे कहा तो जरूर ऐसे ही हुआ होगा, है ना। हम तो फटाफट कहानियां बनाना पसंद करते हैं। हमारा दिमाग अनिश्चितता को नहीं पसंद करता है। तो ये सारे के सारे स्केप्टिसिज्म या संदेहवादी लोग थे। सोक्रेटिस, प्रोटागोरस, कार्निएट्स और पायरो, ठीक है। अब इसके बारे में संक्षेप में बातें करें। सोक्रेटिस, ये तो महागुरु थे। ये ना वहां पे जाके अगोरा कहलाता है, अगोरा मार्केट प्लेस है ना, अगोरा में जाके बैठ जाते थे और ये बिल्कुल पैसा वैसा चार्ज नहीं करते थे। जबकि मैं आपको बताऊंगा सोफिस्ट जो थे वो काफी पैसा चार्ज करते थे, लेकिन ये बिल्कुल पैसा चार्ज नहीं करते थे। एथेंस में बड़े हुए, ये एक्चुअली मिलिट्री के अंदर थे, ये इन्होंने आर्मी भी लड़ी हुई थी। इनकी बॉडी बड़ी बलशाली थी, बहुत खूबसूरत नहीं थे पर बॉडी बहुत बलशाली थी इनकी। इन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया। इनके स्टूडेंट प्लाटो ने डायलॉग्स लिखे। हाँ जी, एक बार भरे बाजार में घूमते हुए उन्होंने कहा, अरे वाह, मैं इतनी सारी चीज़ों के बगैर भी रह सकता हूँ। ऐसे मजेदार व्यक्ति थे वो। अरे वाह यार, इतनी सारी चीजों के बगैर भी मैं जिंदा हूं यार, बढ़िया यार, मजे है लाइफ यार। दैट वाज हिज वे ऑफ लिविंग, यू सी। टू नो दाई सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। इन्होंने कहा कि अगर आपको पता हो क्या सही है और क्या गलत है, फिर आप गड़बड़ काम नहीं करोगे। इसलिए यह पता होना जरूरी है क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों एक और इसके लिए ऑरेकल ऑफ डेल्फी का एक किस्सा है छोटा सा। एक्चुअली इस पुस्तक को, इस चैप्टर को इन्होंने यहीं से शुरू किया कि ऑरेकल ऑफ डेल्फी में पाइथिया करके एक जो वहां पे प्रीस्ट थी, महिला पुजारन कह लो, उससे पूछा कि एक आदमी ने जाकर, सोक्रेटिस से ज्यादा बुद्धिमान कोई है? तो उसने कहा नहीं है। ये लौटा वापस और उसने ना एथेंस में जाके कहा, सुना सोक्रेटिस, मैंने मालूम किया कि उसने कहा कि ना तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। सोक्रेटिस ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आई एम श्योर मेरे से ज्यादा बुद्धिमान बहुत सारे लोग आ गए, मैं जाके ढूंढता हूं। उसने ढूंढना शुरू किया दोस्तों, बहुत लोगों से किसी किसी टॉपिक पे बात की। उसने देखा, फाइनली उसने क्या कंक्लूड किया? उसने कंक्लूड किया, देखो असली बात तो यह है कि इन टॉपिक पे ना मुझे कुछ आता था ना इन्हें कुछ आता है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि मुझे पता था कि मुझे नहीं आता है और ये सोचते थे इन्हें सब आता है। बस इसी मामले में मैं शायद इनसे बेहतर हूं, ठीक है। सो ही कंक्लूडेड दैट व्हाट Oracle of Delphi meant was that he is wiser because he recognized his own ignorance. तो सोक्रेटिस का मेथड क्या था ये आप लोगों को पता है? सोक्रेटिस का मेथड क्या था बात करने का? वो ना प्रश्नों पे प्रश्न और आपको कन्विंस कर देते थे कि भैया तुम्हारा गोलमाल ही है मामला, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट गोलमाल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, खुद बोल रहे हो फिर अगले प्रश्न में खुद ही घूम जाते हो। इस तरह से वो बातें करता था। आखिरी के अंदर वो बताता था कि जो तुम्हारा पहला उत्तर था वो कितना गलत था। इस तरह से उन्होंने उसको कहा गया फिलोसॉफिकल मिडवाइफ। कोई बताएगा मिडवाइफ क्यों कहा? क्योंकि इनकी मां मिडवाइफ थी। मिडवाइफ का मतलब क्या होता है? दाई, बच्चे पैदा करने वाली। तो ये कहते थे आपकी नॉलेज विजडम आप में है, मैं तो आपका विजडम आप में से ही डिलीवरी करा रहा हूं, इसलिए मैं फिलोसॉफिकल मिडवाइफ हूं। तो मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, आपके अंदर छुपी हुई विजडम को बाहर निकाल रहा हूं, दाई की तरह जो उनकी मां थी। हाँ जी।
अच्छे कर्म क्या है? जो भगवान को अच्छे लगे, जिससे भगवान खुश हो जाए। भगवान अच्छे कर्म से खुश होते हैं क्या? खुश होते हैं। हाँ, मतलब कर्म अच्छा है क्योंकि भगवान को अच्छा लगा, या कर्म अच्छा है इसलिए भगवान को अच्छा लगा। घुमा दिया ना? कर्म अच्छा है क्योंकि भगवान को अच्छा लगा, या कर्म अच्छा है इसलिए भगवान को अच्छा लगा? हाँ जी, पहला सेंटेंस कि दूसरा सेंटेंस? दूसरा ना, कर्म अच्छा है इसलिए भगवान को अच्छा लगा, ठीक है। पर अगर दूसरा मान लोगे, इसका मतलब अच्छा कर्म भगवान से इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं? If something is loved by God because it's pious, this means that the criteria for piety is actually independent of the gods themselves. मैं नहीं कह रहा हूं. No one was of course happy with Socrates. तो उसको पिला दिया जहर. भाग सकता था, उसके शिष्यों ने कहा नहीं भागूंगा, जहर पी के मर गया. कैसे जिए सोक्रेटिस की तरह? आसानी से विश्वास मत करो, खासतौर से सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो, मेहरबानी करके. और ये मान लो कि हमें कम आता है. अब बात करते हैं एक संक्षेप में प्रोटागोरस. प्रोटागोरस के बारे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि मनुष्य सभी चीजों का मापक है. प्रोटागोरस ने यह कहा सारी चीजें रिलेटिव हैं. आपको क्या ठीक लग रहा है उसी हिसाब से आप सब चीजों को देख रहे हो. सोफिस्ट था और इसके सारे रिच स्टूडेंट्स थे. मैंने बता दिया सोफिस्ट बड़े सोफिस्टिकेटेड रिच लोग. ये कहता था भैया पैसा है तो मेरे पास आओ. और ये घमंड से कहता था कि ना मैं तुमको दिन पर दिन बेहतर बना दूंगा, पहले दिन ही बेहतर बना दूंगा. और बड़ी सारी दलीलें देता था. इसने ये भी कहा, किसी ने कहा भगवान होते हैं, इसने कहा यार मेरे को पता नहीं है भगवान होते कि नहीं होते, मैं पता भी नहीं कर पाऊंगा कि होते कि नहीं होते. इसकी किताब जला दी गई इस चक्कर में. तो इसने बता भी दिया कि इस तरह से. लेकिन प्लाटो सोफिस्ट को पसंद नहीं करता था. प्लाटो कहता था सोफिस्ट तुम तो बड़े मैनिपुलेटिव स्पीकर्स हो, अपनी बातों से लोगों को बहकाते हो, घुमाते हो, लुभाते हो और पैसे लूट लेते हो. जैसे कि आई एम सॉरी, कोई है क्या लॉयर एडवोकेट यहां? बोले तुम में और लॉयर्स में कोई अंतर नहीं है, बस अपनी भाषा का उपयोग करते हो और लोगों को लूट लेते हो. तो प्रोटागोरस आजकल के सेल्फ हेल्प गुरुज जैसे हैं. नहीं मेरी तरफ मत देखो, मैं नहीं हूं. पब्लिक लेक्चर देते हैं और ये कहते हैं कि ना मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना दूंगा, और लूट लेते हैं उसको. दूसरों से कहते हैं पैसों की जरूरत नहीं है तुम्हें, हाँ यहां दे जाओ सब छोड़ जाओ. ठीक है. चलिए एक चीज उन्होंने इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग कही जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं. एक व्यक्ति को इमेजिन करो जिसको आप रियली पसंद नहीं करते हो. नहीं पार्टनर का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई और. नहीं अंजलि मैंने तुम्हारा नाम नहीं सोचा, कोई और. सोच लिया क्या? सबने सोच लिया? एक एक नाम पूछूंगा नहीं, मन में सोच लो यार ये बंदा तो कुछ भी कर लो पसंद नहीं आता है. चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उसको आप कितना हेट करते हो 1 से 10 के रूप में? 8, 9, कितना ज्यादा आपके मन में हेट्रेड है वो सोच लो. सोच लिया? सोचा? ओके नेक्स्ट. अब उसके 3 या 5 चीजें ऐसी बताओ जो उसमें बहुत खराब है, मन में ही सोच लो. क्यों उसको इतना हेट करते हो? 5 चीजें. साला बदतमीज है, साला ठीक से बोलता नहीं है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देता है, पैसे लेके भाग गया है, झूठ बोलता है, रिलायबल नहीं है, व्हाटएवर. अब चलो यार 2 चीजें उसकी अच्छी सोच लो. कमबख्त साला इतना बदमाश है लेकिन ये चीज तो ठीक ही है यार, है तो ऑनेस्ट, बोल देता है यार, नहीं ना काम तो ठीक ही कर लेता है. सोच लिया क्या? अब ये लास्ट प्रश्न है, वो क्या है? अब वापस बताओ कि अब उसको कितना हेट करते हो. इस तरह से वो बात करते थे. पहले कितना हेट करते थे और ये चीज सोचने के बाद कितना हेट करते हो. तो उन्होंने ना उस एक्सरसाइज में चैप्टर के आखिरी में दिया है, ये पूरी की पूरी जगह छोड़ी हुई है, वर्कबुक है वो, कि ये 5 चीजें लिखो, फिर बताओ कि क्यों हेट करते हो, फिर ऐसे करो, फिर अच्छी बात लिखो, फिर वापस उसकी रेटिंग करो. कार्निएट्स भी संदेहवादी थे, इनका भी काम था संदेह करो. तो एक बहुत मशहूर दार्शनिक सिसेरो रहे. सिसेरो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे कार्निएट्स के ऊपर, और इनका भी यही कहना था कि वी शुड नॉट बी टू कॉन्फिडेंट इन बिलीविंग एनीथिंग.
किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा पक्का बिलीफ मत रखिए, इतना बिलीफ मत रखिए कि कोई अगर चैलेंज करे तो आपको तकलीफ हो जाए। पापा को कई बार याद करता हूं, पापा कहते थे आपकी ओपिनियन कपड़ों की तरह हो, ना कि चमड़ी की तरह। जब बदलना पड़े तो तकलीफ ना हो। तो आपकी हमारी ओपिनियन कपड़ों की तरह हो, चमड़ी को बदलोगे तो तकलीफ होगी, ना कि चमड़ी की तरह। फिर इनका यह कहना था कि कैसे संदेह करें, तो उन्होंने 4 तरीके से कहा, यार ये बात अपरेंटली ट्रू है, कन्विंसिंगली ट्रू है, अनडाइवर्टेड है, थॉरोली एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, 4 कैटेगरी है। थोड़ा सा एविडेंस है तो अपरेंटली ट्रू है, ज्यादा एविडेंस है तो कन्विंसिंगली है, और ज्यादा है तो अनडाइवर्टेड है या पूरा है। तो उन्होंने ऐसे बताया, बताओ कि फ्रिज में बियर की बोतल है कि नहीं है। किताब में लिखा है, आपको घर जाके मैं पूछ नहीं रहा हूं आपकी फ्रिज में है कि नहीं है तो जाके एंजॉय करिए। आप मुझे बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि आपके फ्रिज के अंदर बियर की बोतल है या नहीं है, और फर्ज करो कि 3 दिन पहले थी और आपने उसको नहीं निकाली और आपके घर में और कोई फ्रिज बियर पीता नहीं है, तो आप कितने कंफर्म हो कि वो फ्रिज के अंदर बियर की बोतल है? 100% कंफर्म्ड हो। तो इनका ये कहना है कि इस चीज को आई सॉ इट लास्ट नाइट एंड हैव नॉट कंज्यूम्ड, दिस इज ओनली कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 क्या है? यस देयर इज बियर, क्योंकि मैंने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया है और मैं देख रहा हूं मेरे सामने पड़ी है, ये भी कैटेगरी 2 है, ये भी 4 नहीं है। तो 3 क्या है? मैंने टच करके देख लिया और लेबल भी पढ़ लिया, वो बियर ही है। तो 4 क्या है? पी के देख लिया है, वो 4 है। ऐसा किताब में लिखा है, अगेन है ना, जो चीज आपको पसंद आए ना आए सब किताब में। पायरो, अंत में पहुंच रहे हैं दोस्तों। पायरो गजब का व्यक्ति था। पायरो कहता था जजमेंट को सस्पेंड करो, सस्पेंड द जजमेंट, डोंट रीच द कंक्लूजन। चीफ गुड इज द सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। तो ये कहते थे कि कोई भी फिलॉसफी अगर आपको चिंताओं से मुक्त ना करे तो वो फिलॉसफी बेकार है। तो पायरो ने खुद, एक और चीज है कि पायरो अलेक्जेंडर के साथ गया था और अलेक्जेंडर के साथ इंडिया भी गया। और दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहां पर ईस्ट मीट्स द वेस्ट। इस किताब में, पूरी किताब में इंडिया का नाम और ईस्टर्न फिलॉसफी का नाम सिर्फ इसी चैप्टर में, कि पायरो शायद वो व्यक्ति था जो ईस्ट में जाकर गंधार में भी रहा, बुद्धिस्ट से भी मिला, नागा साधुओं से भी मिला, और कुछ तो हुआ कि ये पेंटर था। पायरो पेंटर से संत कैसे बन गया, ऐसा क्या हुआ उसके साथ ईस्टर्न कंट्रीज में, और फिर उसने जाकर वेस्टर्न फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया। तो दिस इज द लिंक, डायरेक्ट लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। इन्होंने ये भी कहा, थिंग्स आर नॉट ब्यूटीफुल और अगली, दे आर सिंपली देम, देयर इज नीड टू बी इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ अटैचमेंट टू द वर्ल्ड। तो उन्होंने इसलिए कहा कि इसलिए कोई भी ऐसी ओपिनियन मत बनाओ जिसको कि चेंज होने में आपको तकलीफ हो। वापस यही बात इन्होंने कही, इफ वी मैनेज टू शेड सच अननेसेसरी ओपिनियंस यू विल बिकम मोर साइलेंट एंड अचीव द सेरेनिटी ऑफ माइंड। आप धीरे धीरे चुप हो जाओगे क्योंकि अब आप ओपिनियन नहीं बना रहे हो। ये मजेदार बात, हर किताब में, हर चैप्टर में एक मजेदार बात है। अब बताओ तो दोस्तों, बच्चों, इस किताब को पायरो ने ये तो नहीं कहेगा कि ये टेबल राउंड है, तो क्या कहेगा? आप पढ़ के सुनाओ। हाउ विल अ पायरो speak about this table? This object that is used as a table appears to me now to be somewhat circular in shape. पायरो ऐसे बोलेगा। This is how Pyro will describe a round table. तो ये चीज अगेन फीलिंग गुड के अंदर आया। उसने कहा, फीलिंग गुड डेविड ब्राउन, कि डिस्टॉर्टेड थॉट्स, कि यू शुड बी केयरफुल कि आपके डिस्टॉर्टेड थॉट्स ना हो। दोस्तों अब हम लास्ट के पोर्ट में हैं। अब ये 3 ऐसे लोग हैं जो कि ड्रैगन्स के रूप में कहा गया, ये बिल्कुल संक्षेप में कहा गया है, आई एम समराइजिंग। तो पाइथागोरस के बारे में कहा गया, स्टिल्पो के बारे में कहा गया, हाइपेशिया के बारे में कहा गया। पाइथागोरस ने कहा कि ऐसे दोस्त बनाओ, देखिए तो क्या लिखा है, वी शुड बिहेव टुवर्ड वन अनदर सो दैट वी अवॉइड मेकिंग एनिमीज ऑफ आवर फ्रेंड्स, इनफैक्ट मेक फ्रेंड्स आउट ऑफ एनिमीज।
दुश्मनों को भी दोस्त बना लीजिए। इस तरह से उन्होंने बात कही। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि एक दो दोस्त थे, बड़े प्यारे दोस्त थे। राजा ने कहा इनकी दोस्ती की टेस्टिंग करता हूं। तो एक दोस्त को पकड़ लिया झूठे इल्जाम में और कहा कि ना तुम्हारे को 15 दिन बाद फांसी दे रहा हूं। इस दोस्त ने कहा कि मुझे कुछ काम करके आना है, प्लीज छोड़ दो। उसने कहा कि तुम अपने दूसरे दोस्त को छोड़ के जाओ तो मैं तुमको छोड़ सकता हूं। उसको देखना था कि उसका दूसरा दोस्त तैयार हो जाता है कि नहीं। तो उसका दूसरा दोस्त तैयार हो गया कि चलो मैं इसके लिए खड़ा हो जाता हूं। और दोस्तों ये काम करके आया और उसने अपने पुराने दोस्त को भी छुड़वा दिया कि चलो उसको हटाओ, अब मेरे को मारो। तो राजा तो बिल्कुल हैरान रह गया कि दोनों दोस्त कितने अच्छे हैं। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि राजा ने कहा कि तुम दोनों दोस्त के साथ मैं भी दोस्त बन जाऊं। इन दोनों दोस्तों ने मना कर दिया उसको। द किंग वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस फ्रेंडशिप बट वॉज रिजेक्टेड। और फिर आगे लाइन लिखी है, फिर हमें नहीं पता उन दोनों का किंग ने क्या किया, ऐसा लिखा है उसमें। तो पाइथागोरस एक मिस्टिक था दोस्तों, है ना। मैं नहीं जानता ये सब। कहते हैं कि है ना वो वायु से बात करता था, नदियों से बात करता था, 2 जगह दिख जाता था। एक बार उसने कहा रास्ते में, अरे इस कुत्ते को मत मारो, इसकी आवाज से तो मुझे पुराने अपने दोस्त की आवाज याद आ रही है, उसकी आत्मा इसमें घुस गई है। वो रीइंकार्नेशन भी मानता था। इनफैक्ट वो ये कहता था कि छुट्टे टुकड़े खाने के मत उठाओ, नॉनवेज मत खाओ, लंबे समय तक चुप रहो, दायां जूता पहले पहनो, बीन्स मत खाओ। शायद फावा बीन्स के बारे में बात होती थी जो कि पॉइजनस होते थे। इटर्नल रिकरेंस होती है चीजों की, कोई भी चीज पहली बार नहीं हुई है। स्लेवरी को ये कहता था खराब है, और इसका इतना इन्फ्लुएंस था कि इसको भी अरेस्ट करके मार दिया राजा ने। ये कोई बताएगा क्या है? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। किसने बनाया? हाँ, अगर इतना आसान होता तो मैं बोलता क्या? क्यों बोल रहा हूं भैया, मेरे को क्या ये थोड़ा सिखाना है मुझे आप लोगों को। तो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम इज अ मिसनॉमर। इट्स एन एब्सोल्यूट मिसनॉमर। मैंने बहुत स्टडी कर लिया है, चिंता मत करें, नेट पे मत चेक करो, मैंने देख लिया है। वास्तव में दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद पाइथागोरस। इसने प्रूव किया बाद में, लेकिन द कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली, यू विल बी वेरी हैप्पी, खुश हो जाओ थोड़े से हिंदुस्तानी लोगों, ये बोधायना ने शुल्बा सूत्रा में 300 साल पहले विकसित कर दिया था। इसको बाद में इन्होंने प्रूव करा, लेकिन ये पहले से बुद्धिमान है। ये सब जगह पे है, किताब में भी लिखा है, दूसरी जगह नेट पे भी लिखा है, पर प्रूव इसने किया खैर बाद में इसको। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट वाज देयर 300 years बिफोर पाइथागोरस सेड। स्टिल्पो, छोड़ दो स्टिल्पो के बारे में यार। स्टिल्पो के बारे में इतना सही समझ लो कि जब राजा ने स्टिल्पो के सारे देश को खत्म कर दिया, उसके बीवी बच्चे मार दिए, सब कुछ लूट लिया, फिर राजा ने कहा लेकिन तुम्हारी तो इमेज ऐसी है कि मुझे तुम्हारे पास आके पूछना पड़ेगा मैं तुम्हें क्या लौटाऊं, क्या चीज तुम्हें दे दूं। तो स्टिल्पो ने भी था कि उसने कहा कि मेरे पास जो भी अच्छा है वो अभी भी है। अच्छा क्या है अभी भी? कहता है मेरी वैल्यूज, उसको नहीं लूट पाए तुम, माई वर्च्यूज। तो इन्होंने एक मैगेरियन स्कूल ऑफ लॉजिक खोला था। तो इन्होंने कहा कि 2 तरह के परसेप्शन होते हैं, सेंसुअल और रैशनल। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पर रैशनल जो है दे आर मोर इंपॉर्टेंट। आखिरी के अंदर पुस्तक की आज की चीजें कुछ बता दें। लायर पैराडॉक्स। अगर दोस्तों ये सज्जन सिसोदिया साहब कह दें कि मैं तो झूठ बोलता हूं, तो इनका ये सेंटेंस सही है कि गलत है? हाँ जी, ये इन्होंने सच कहा कि झूठ कहा? सोचिए जरा। तो दिस इज कॉल्ड लायर पैराडॉक्स। इस तरह की लॉजिकल बात करता था ये। और सुन लो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे ना 50,000 कॉइन्स थे, तो आप अमीर कहलाओगे ना? इनमें से एक कॉइन हटा लूं तो भी आप अमीर हो क्या? हाँ जी, आप तो फाइनेंस की बात करते हो चाचा जी, फिर भी अमीर होंगे। 50,000 कॉइन में से एक हटा लिया, एक और हटा लिया, अभी भी अमीर है। एक और हटा लिया, अभी भी अमीर है। तो कौन से वाले पे आप गरीब हो गए? कौन से वाले पे? नहीं, क्यों एक था तो क्या अमीर था क्या? इसका कोई उत्तर नहीं दोस्तों। कौन से वाले पे अमीर हुए? इसी तरह से कहते हैं बाल्ड। कितने बाल कट जाएंगे तो आप मुझे गंजा कहोगे? ओल्ड एज, ठंडा, हॉट, टॉल, हीप। हीप हीप है ना, ग्रीक वर्ड है, सॉलिटस कहते हैं इसको, सॉलिटस पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें से कितने दाने निकालूं कि हीप हीप नहीं कहलाएगी? कितने दाने डालूं तो हीप हो जाएगी?
4 दानों में हिप हो गई क्या? 5वें दाने से हिप हो गई क्या? 100वें दाने से हिप हुई क्या? तो दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स. हाइपेशिया. हाइपेशिया भी दोस्तों एक बहुत ऐसी थी कि जिसके पास लोग बाग आते थे सीखने के लिए, लेकिन इसने ऐसी सीखें सिखाई कि इसको भी मार डाला लोगों ने, बहुत बुरी तरह से मार डाला. और इसने न्यू प्लेटोनिज्म शुरू किया था. मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि प्लाटो के मरने के बाद ये चीज शुरू हुई और इन लोगों ने न्यू प्लेटोनिज्म शुरू किया था. अंत में दोस्तों कुछ बताऊंगा मैंने क्या सीखा, लेकिन उससे पहले आप रिलीजियस हो? यस और नो? नहीं, अब जोर से मत बोलो, फंस जाओगे यार, मन में ही बोलते जाओ, ठीक है? और रिलीजन्स हैव सम वैल्यू? यस और नो? डू यू एग्री ऑल रिलीजन्स आर गुड? इफ यू एग्री व्हाई? इफ यू डोंट एग्री व्हाई नॉट? ठीक है. इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने दीपक खरे सर से शेयर भी किया था, मुझे बहुत मजा आता है इनको पढ़ के. रिचर्ड डॉकिंस. वी ऑल आर एथिस्ट्स about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further. हम सभी नास्तिक हैं बहुत सारे ईश्वरों के प्रति, बस कुछ लोग एक और एक्स्ट्रा ईश्वर के प्रति नास्तिक है. उसको आप पूर्णतः नास्तिक कहते, क्योंकि हम दूसरों के भगवान पे तो विश्वास नहीं करते ना अधिकतर लोग. ऐसा इन्होंने कहा अगेन कि अगर आप सबके भगवान में विश्वास करते हो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ही भगवान में विश्वास करते हो तो बस मैं एक भगवान में कम विश्वास करता हूं, ऐसा इन्होंने कहा. सो एथिज्म इज बिलीविंग इन वन लेस गॉड देन यू. अंत में आज क्या सीखा इसके ऊपर मैं अब समाप्त करूंगा. मैं आपको बता दूं, पहले अंग्रेजी में बता रहा हूं फिर हिंदी में बता दूंगा. तो दोस्तों यही चीज है प्लेजर, कैरेक्टर और डाउट. ठीक है. प्लेजर पे क्या सीखा? एंजॉय एवरी लिटिल थिंग दैट हैपेंस मोमेंट टू मोमेंट इन लाइफ. What is good is easy to get, what is terrible is easy to endure. Only virtuous life fulfills us. Road to virtue is through habit. We should go for golden mean. A true friend is someone who can point out mistake. I should ask every time, is it up to me? मेरा कुछ है इसमें? Wealth and fame can come in way to peace. Social norms sometimes can be harmful. National identities are chance. Injustice is not good. संदेहवादी लोग क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी आर नॉट रियलिटी. वी शुड नो आवरसेल्व्स. ऑल थिंग्स आर रिलेटिव. एक्सप्लोर बोथ साइड्स ऑफ पर्सन. एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी. सस्पेंड योर जजमेंट. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर डाउट. अब हिंदी में सुन लो. जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंदपूर्ण जिए. जो अच्छा है वो मिल जाएगा, जो खराब है उसे सह लेंगे. गुणी जीवन जिए जो सहज भी हो. मध्य मार्ग अपनाएं. असली मित्र वह है जो हमारी कमियां भी बता सके. क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं ऐसा सोचें. पैसा और शोहरत हमारे जीवन की शांति को भंग कर सकते हैं. भांग नहीं, भंग. सामाजिक नियम हमेशा लाभदायक नहीं होते. राष्ट्रीयता एक संयोग है. अन्याय सामाजिक समस्याओं का कारण है. जो दिखता है वह छवि है. स्वयं को भी जाने और यह भी जाने कि हम क्या नहीं जानते. मनुष्य वस्तुओं और घटनाओं का अंतिम पैमाना है. इस पर निर्भर करता है, उसकी पुराने अनुभव पर निर्भर करता है, न कि बाहर के किसी निरपेक्ष मानक पर. अनिश्चितताओं को स्वीकार करें. निर्णय को निलंबन करें. सस्पेंड द जजमेंट. एक एक्सरसाइज कर लीजिए दोस्तों घर जाकर. अपने पार्टनर से एक प्रश्न पूछ लीजिए. मेरी कोई एक कमी बताओ, क्या कमी तुम्हें लगती है? And I really hope that you get a short answer. Have a happy Sunday. Thank you very much. So दोस्तों ये था आज का पुस्तक. मुझे आशा है कि मैं इसको संक्षेप में आपको थोड़ा सा बता पाया. ये किताब पढ़ लें और इस तरह की कोई और अद्भुत किताब अगले महीने कोशिश करूँगा. 4 से 6 हफ्ते लगते हैं किताब को तैयार करने में. हमारे बीच में बैठे हुए श्री विनोद अग्रवाल साहब से मैं निवेदन करता हूं, सर एक बार फिर आएँ जरा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत सारे मरीज़ बैठे हैं, तो नीचे से ही बात कर सकते हैं हम. ज़रा ये बताएं सर कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और डॉक्टर्स और मरीज़ हम लोग थोड़े से और ज़रा निकट आ जाएं, और ये इंडस्ट्री को डुबोने का तो आप प्रयास कर ही रहे हैं. वाह, सबसे पहले तो मैं सोच नहीं सकता कि डॉक्टर
भारत इस तरीके के भी काम करते हैं और इस तरीके से भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज जिस बुक को रिव्यू किया है और उन्होंने समराइज़ किया है, मैं थोड़ा सा आज के ज़माने के हिसाब से उसको रिव्यू करना मेरी भाषा में बताना चाहूँगा। प्लेज़र जो सबसे पहले कहा गया, प्लेज़र अपनी खुद की खुशी है। हम कई बार उसको इधर उधर ढूंढने निकल जाते हैं और आज की इस चकाचौंध में अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना एनवायरनमेंट, अपनी लिमिटेशन को भूलकर बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जिससे हम 24 घंटे दुखी होते रहते हैं। यदि हम अपनी हैसियतों को पहचान लें, अपने सिस्टम में कोई चीज़ करें, तो शायद हम अपने आप में बहुत प्रसन्न रहेंगे। हरदम ऊंचे वाले व्यक्ति को इसलिए देखना चाहिए कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या खूबियां हैं जो हम ले सकें। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि हम उसको देख के दुखी हों। यदि हम उसको देख के दुखी होते हों तो तुरंत नीचे वाले को देख लेना चाहिए, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। उसके बाद जो बात की गई कैरेक्टर की, सद्गुण, ये शब्द यूज़ किए गए। सब ने अपनी अपनी थ्योरी बताई कि अंदर की या बाहर की या कुछ बाहर की जिससे अंदर का ठीक हो। मैं इसमें उल्टी थ्योरी में हूँ। सिर्फ हम अंदर की बात करें, सद्गुण की बात हो रही है, सिर्फ हम अपने अंदर की ही बात करें तो आज के इस भौतिक काल में, पाश्चात्य जीवन में, तो हम तो शायद सन्यासी हो जाएंगे। फिर हमको तो हिमालयों पर ही जाके रहना पड़ेगा। जो बात सद्गुण के साथ कही गई, हेल्थ, वेल्थ, फेम, सोसाइटी, यही तो है, यही तो हम आज हैं। यदि ये सब हैं और हमको उसमें जीना ही है तो हम अंदर के सद्गुणों को बाहर लाकर और इन सब चीज़ों को कैसे बढ़ावा दें और कैसे ये जीवन जिएं, यही मेरी ऐसी थ्योरी है। तीसरा, आपने डाउट की बात करी, तो डाउट हम लोगों पर, जमाने पर, दूसरों पर करें, उसके पहले हमको अपने स्वयं पे डाउट करना चाहिए और स्वयं को एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस बात पर और क्यों किसी पे शंका कर रहे हैं। हम उसका निजात जब कर लेंगे तो शायद हम किसी पे डाउट नहीं करेंगे। तो इस बुक रिव्यू को मैंने मेरी नज़रों में और मेरे तरीके से आप लोगों तक रखा। जहाँ तक डॉक्टर्स और मरीज की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी मरीज कभी भी खुशी से किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। उसको कोई खुशी नहीं है मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। ये उसका एक मजबूरी का कारण है जो डॉक्टरों तक जाता है। और जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पूरा सरेंडर होके जाता है, पूरा न्यूट्रल होके जाता है। वो सब कुछ अपना उसके सामने रख देता है। ये डॉक्टर को देखना है कि उस पेशेंट को मैं कैसे ट्रीट करूं। मेरी ऐसी थ्योरी है, मेरा ऐसा मानना है, यदि डॉक्टर मुस्कुराते हुए, उसको हिम्मत बंधाते हुए यदि उसको वो हैंडल करेगा तो आधा मरीज तो यूं ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी कला है, आपके साधन है, उसका भगवान उसके साथ है और उस तरीके से वो मरीज़ ठीक होता है। जब आप इस तरीके से उस मरीज़ को हैंडल करते हैं तो वो आपका दीवाना हो जाता है, आपका बहुत आपको चाहने लगता है वो। उसी तरीके से मैं दूसरी तरीके से बात करूं जो आज डॉक्टरी पेशे के साथ साथ कहीं ना कहीं बिजनेस रूप भी ले रही है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया भर के साधन, इक्विपमेंट्स हैं, आपकी पढ़ाइयों पे बहुत पैसे खर्च हुए हैं। यदि उन सबको निकालने के और वसूलने के चक्कर में आप उसको दुनिया भर की जांचों में, मल्टीपल जांच शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीपल प्रोसेस में उसको डाल देते हैं, कोई ऑपरेशन शायद ज़रूरत ही नहीं है उसको उस पर डाल देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उससे भरोसा उठने लगता है। जो हम विदेशों में देखते हैं, उसने शू कर दिया, उसने केस लगा दिया, जो भारत में आज भी बहुत कम है, क्योंकि आज भी हम डॉक्टर को अपना भगवान मानते हैं। उस समय जब मरीज आपके सामने होता है, उसके घर वाले आपके सामने आते हैं,
तो आपको भगवान के रूप में ही देखते हैं। उसने उस भगवान को वहाँ नहीं देखा होता है। जब उसको लगता है कि आपने मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया है तो उसको बहुत बड़ी एक दिल में चोट लगती है, दिल उसका ख़राब होता है। मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ है, लेकिन आज भी पैसा भगवान नहीं है। भगवान अपने से ऊपर, सबसे ऊपर है। तो आप अपने प्रोफेशन में, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, यदि आप मरीज को इस तरीके से हैंडल करते हैं, मेरी एक और थ्योरी है आज की तारीख में दुनिया में, और मैंने भी कहीं फेस किया है, डॉक्टर ट्रांसपेरेंट पूरी चीज़ मरीज को बता देते हैं। आपको क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मान सकता हूँ कि कुछ हद तक ठीक है, आप अपने आप को लीगलिटी शायद बचा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ आज भी यदि आप उसके परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके और समझ के कोई चीज़ पेशेंट को बताएंगे तो शायद वो अच्छी तरीके से उसको लेगा। यदि आपने पहले दिन ही उसको बहुत कुछ बता दिया तो शायद डिमोरलाइज हो जाए और घबरा जाए और उसकी जीने की ललक या किसी चीज़ में कमी आ जाए, तो उसको बूस्ट रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा मैं मानता हूँ हमारे संबंध होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। So much, sir. Thank you, ladies and gentlemen. Let's give a big hand to it. Thank you so much, sir. Thank you. आइए बैठिए। दोस्तों, हम इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं अपने गुरुजी दीपक खरे सर से कुछ सुनना चाहूँगा, और विनीता मैडम, आप में से कोई बात और बोलना चाहें? बस हम समाप्त कर ही रहे हैं। मैं अक्सर भरत के ये रिव्यू वाले कार्यक्रम में नहीं आता हूँ, लेकिन आज का जो कार्यक्रम था तो मैंने इसको कहा मैं ज़रूर आऊँगा। ये बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरह से बोला, खूब अच्छा बोला। पहले का जो इतिहास बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट था और वो बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच। ये कह रही थी कि इसको हटाओ, तुम सब सुनो। नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच। हाँ। और मैं चाहूँगा कि प्लेटो की रिपब्लिक और फीडो और क्रीटो, उन पे भी एक बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने कितना बचाया मुझे। गुप्ता सर, आपकी तो आवाज़ ही गजब की है सर, हम तो आपकी आवाज़ के भी मुरीद हैं। मेरा तो सबसे पहले ये कहना है कि मैं बहुत से सेशंस में नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य है। इनिशियल सेशंस जब मैंने अटेंड किए थे और आज मैंने ज्वाइन किया, तो इट्स अ fascinating journey which I have seen today. We used to be hardly 20, 30. Now it has grown like a society. Ladies and gentlemen, kindly give a big hand to Dr. Rawat. What he is doing is really fantastic. Spending the time with the people, with the society, and enlightening all of us. We have got a little bit good in everybody, but to keep it out, implement in life, give to the society what we have learned from Dr. Rawat. So I wish we all have enjoyed, and give a big hand again to Dr. Rawat for doing the excellent work which he is doing. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि संडे सबके लिए प्रिय है। अब मैं अंत में गोयल साहब से निवेदन करता हूँ कि हम हमारे मन को थोड़ा सा शांत कर दें, और उससे पहले हम बच्चों को क्यों ना ऑनर करें। आइए बच्चे लोग, आइए सर, आ जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू ऑल द को स्पीकर्स टुडे। कम कम कम। मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब बच्चों को आशीर्वाद। बेटा आप हेल्प करोगे, आप हेल्प करोगे सर? जी सर। हाँ 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 हाँ। लेट्स गिव अ बिग हैंड। अपने पेरेंट्स को बताना कि किसने दिया है आपको बैग। आप भी आओ ना बेटे, आप आओ ना। या तालियां बजाते रहो भाई बच्चों के लिए। We'll have a group picture, इसलिए यहीं खड़े रहो। थैंक यू सो मच बिटिया रानी।
थैंक यू यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. आओ लेट्स कम हियर. जल्दी से आ जाओ. लाओ दो लोग इधर आ जाओ. थैंक यू सो मच दपन यार. थैंक यू फॉर कमिंग. कम. थैंक यू सो मच. डॉक्टर विनीता कोठारी, आप सबका चेकअप करते रहते हो. काफी दुबले हो गए हो दौड़ के माला आश्रम में. आपके सानिध्य में. तो डॉक्टर भरत ने और विनोद अग्रवाल सर ने जो डॉक्टर्स के लिए जो एडवाइस दी, मेरा तो ये मानना है कि अगर ईश्वर ने हमको दीपक खरे सर जैसे सर दिए जिन्होंने इतने डॉक्टर्स बनाए, और हम डॉक्टर बने तो शायद स्पेशल कारण से बने, तो वो सेवा करना या हमारे मरीज़ के लिए अच्छे से अच्छा सोचना और अच्छा से अच्छा करना तो है ही, इसीलिए डॉक्टर बने. और वही जितने भी मेडिकोज हैं, आई थिंक अगर हम यही एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करें तो इतनी सारी फिलॉसफी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, इनर पीस अपने आप ही मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. आपने 1 मिनट में सब समराइज कर दिया, सब साफ कर दिया. गोयल साहब. डॉक्टर भारत ने 10,000 साल का दर्शन हमारे सामने रखा और विनोद जी ने उस 10,000 साल के दर्शन को व्यवहारिक रूप अपने छोटे से उसमें दे दिया. ये हमारे लिए दोनों को धन्यवाद. एक छोटी सी बात जब आप दे रहे ध्यान कि बताया गया कि इंडिया का जो प्रिंट मीडियम या लेखन है वो 1000 BC का है और दूसरों का 5000 और 7000 BC पहले का उन्होंने बताया. पर हम एक चीज़ याद रखें कि हमारा जितना भी दर्शन, हमारा जितना भी ज्ञान है वो श्रुति और स्मृति से चला हुआ है. वो 10,000 साल से भी पुराना है, वो इन सबसे ज़्यादा पुराना. बस इतनी सी बात. चलिए आज का सेशन ख़त्म करेंगे शांति पाठ के साथ. शांति शांति शांति. धन्यवाद.